तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कैप रोबोटिक्स के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर। मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव, स्कैप रोबोटिक्स का ओनर, और इस वीडियो में आपका होस्ट कह सकते हैं। बहुत से अच्छे कभी कुछ अच्छे, कुछ नाराज़गी वाले, कई तरीके के कमेंट्स आते हैं मेरे पास, और कोशिश करता हूं कि हर एक को सेटिस्फाई कर सकूं और अपनी एजुकेशन से जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मैं पढ़ता हूं, उससे मैं सभी का जितना भी भला कर सकूं। तो हमारा स्कैप रोबोटिक्स सेंटर का हमेशा से ये एक उद्देश्य रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि इस एजुकेशन सेंटर जो है स्कैप रोबोटिक्स सेंटर, हमेशा से उसका एक ही एम है, हम फ्री एजुकेशन देते हैं ऐसे बच्चों को जो बच्चे एक्चुअली फाइनेंशियली अंडर प्रिविलेज्ड हों, मतलब जिनके पास जिनके पेरेंट्स गरीब हैं, पुअर हैं, और साथ साथ में लेकिन उनका एम्बिशन है कुछ करने का, तभी हम जो है उसको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि ऐसे फ्री एजुकेशन अगर हम हर एक को इम्पार्ट करते, तो आपको पता है कि इंडिया क्या हर एक वर्ड में कभी फ्री एजुकेशन या किसी भी फ्री चीज़ का कभी कोई मोल नहीं होता है, उसको लोग कंसीडर नहीं करते हैं या उसको एक वेस्टेज समझा जाता है। तो हम फ्री उन्हीं को देते हैं एजुकेशन जो वाकई फाइनेंशियली अंडर प्रिविलेज्ड हैं, और साथ साथ में एम्बिशन उनका है कि लेकिन हाँ मुझे अचीव कुछ करना है। जिन बच्चों में हमें ये चीज़ दिख जाती है थ्रू करस्पॉन्डेंस, उनसे कम्युनिकेशन करने पे हमारे एचआर्स, हमारे एकेडमिक काउंसलर्स जो हैं उनसे डील करते हैं, उनको अगर ये समझ में आता है कि हाँ ये बच्चा इस लायक है या इस तरह ये वाकई डिज़र्व करता है कि इसको एक अपलिफ्टमेंट हैंड चाहिए, तो वो अपलिफ्टमेंट हैंड हम देते हैं। ठीक है, तो बात इस चीज़ की थी। आज का जो वीडियो है वो वीडियो काफ़ी एक क्वेरी बहुत दिनों से कैंडिडेट्स की आ रही थी कि क्या न्यूरल कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल न्यूरल कम्युनिकेशन आने के बाद क्या हमारा जो कम्युनिकेशन चैनल है वो सिक्योर हो पाएगा 100%, या इससे ज़्यादा सिक्योर होगा जो करंटली इन यूज़ है, या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि जो है इससे बहुत सी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। और भ्रांतियाँ कुछ ये हैं कि अगर न्यूरल चिप्स आ जाएंगी या न्यूरालिंक जैसा प्लेटफॉर्म आ जाएगा तो हमारा कम्युनिकेशन चैनल बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक बिज़नेस स्ट्रेटजी है कि जब कोई नई चीज़ आती है तो उसको बेचने के लिए हम उसके बारे में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं कि हाँ सब कुछ इसके बारे में पॉजिटिव है। लेकिन एक्चुअल में मेरा काम क्या है, बीइंग अ रोबोटिक्स इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियर, और मुझसे जुड़े मेरे कई साथी लोग जो हैं जो इस पर फील्ड वर्क करते हैं, तो उनसे एक्वायर्ड डेटा के आधार पर मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा कि मेरा कोई मोटिव बिजनेस स्ट्रेटजी का नहीं है। मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन इंजीनियरिंग पर्सपेक्ट में देने का सानिध्य रखता हूँ, मैं इसी के लिए यहाँ बैठा हूँ। तो बेसिकली तो अब बात करते हैं कि क्या न्यूरल कम्युनिकेशन कैन बी हैक्ड, क्या न्यूरल कम्युनिकेशन हैक हो सकता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि वरदान हो गया कि बाहर से एक चीज़ आई या आपने चीज़ बनाई और वो चीज़ हर चीज़ में अच्छी हो। तो उस न्यूरालिंक या न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर की वैसी खामियां, ये न्यूरल कम्युनिकेशन, जैसे कि आजकल बहुत से मेरे पास क्वेरी आ रही हैं कि आपका न्यूरल नेटवर्क आधारित ड्रोन, या वी कैन से दैट कि न्यूरल माइंड कंट्रोल रोबोटिक्स, माइंड कंट्रोल लोकोमोशन, माइंड कंट्रोल मोबाइल रोबोटिक्स, या माइंड कंट्रोल ड्रोन्स, क्या इस तरह की चीज़ें आने के बाद इनके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, ये मेरा इस वीडियो कम्युनिकेशन का मुद्दा है आज। तो मैं उनके प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहा हूँ जो ये कहना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि माइंड कंट्रोल या न्यूरल टोपोलॉजीज़ पर आधारित कोई मशीन जब बनेगी तो उस मशीन में खामियां क्या क्या होंगी। ये खामियां मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये ऐसा नहीं है कि ये इसमें कोई कमी नहीं होगी, इसमें कई कमियां होंगी, और वो कमियां दूर कैसे होंगी, सक्सेसिव स्टेजेस में होंगी जैसे जैसे ये रियल वर्ल्ड में आएगा। तो पहली खामी की बात करते हैं, चलिए समय ना वेस्ट करते हुए। तो जो क्वेश्चन था बेसिकली वो आया था मेरे पास, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन जो है शेयर किया था मुझसे कि न्यूरल नेटवर्क बी हैक्ड, या कैन न्यूरल नेटवर्क बी हैक्ड। यस, इट कैन बी हैक्ड, और इसमें भी वही कम्युनिकेशंस प्रॉब्लम्स हैं, बस डिफरेंट कलेवर में है। जैसे
कुछ पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन इसमें हैं कि अटैक ऑन एक्टिवेशन फंक्शंस एंड डिसरप्ट दम। एक्टिवेशन फंक्शंस जो होते हैं जिसके आधार पे थ्रेशोल्डिंग डिसाइड की जाती है, वो एक्टिवेशन फंक्शंस को डिसरप्ट किया जा सकता है। कौन कौन से एक्टिवेशन फंक्शन, जैसे कि बाइनरी सिग्मोइडल हो गया, बाइपोलर सिग्मोइडल हो गया, आइडेंटिटी फंक्शंस हो गए, ये तो छोटे फंक्शंस हैं। जब एक लेवल अच्छा अचीव होता है, जैसे कि नैंड, नॉर, जॉर, जैंड, इस तरह के लॉजिक इम्प्लीमेंट होते हैं, अगर मान के चलिए सॉफ्ट कंप्यूटिंग पे या न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर पे के थ्रू बनते हैं अगर, तो इनके एक्टिवेशन फंक्शन जिस पर कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को एक्साइटेशन पोटेंशियल को ट्रांसफ़र करता है, वो एक्टिवेशन फंक्शन को आराम से, या एक कह सकते हैं कि बीइंग इंजीनियर, उसको डिसरप्ट किया जा सकता है। तो यहाँ दिस इज ऑल्सो है प्राइम फोकस, ये वो फोकस है कि इस पर भी जो है हमें जब न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर को हम इम्प्लीमेंट करें या माइंड कंट्रोलिंग की बात हम करें, तो इस पर भी हमें एक ध्यान रखना है कि अटैक ऑन द एक्टिवेशन फंक्शन को कायदे से इंक्रिप्ट करना। इट शुड बी थॉरली इंक्रिप्टेड, इट शुड बी कवर्ड इन अ ब्लैक बॉक्स। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो होगा न्यूरल कम्युनिकेशन में, वो अटैक ऑन द डेटा प्रोपोगेशन थ्रू सिनेप्टिक लिंक्स एंड बाय द एंड पॉइंट दैट इज एक्सॉन्स। ठीक है, तो जो आपका डेटा प्रोपोगेशन नेटवर्क्स होगा, डेटा प्रोपोगेशन नेटवर्क कौन कौन से होंगे, जैसे कि आपका अगर हम वायर्ड कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं। ठीक है, उन ट्रांसमिशन लाइन पे डिनायल ऑफ सर्विस, मैस्कुरेड, इस तरह के अटैक्स डाले जाते हैं। तो यहाँ पे डेटा जो ट्रांसफ़र होगा उसकी, वो भी डेटा ट्रांसफर स्पूफिंग यहाँ भी हो सकती है, क्योंकि जो आपका फाइनल आउटपुट आता है वो कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफ़र होगा। तो हमारा आर्टिफिशियल न्यूरॉन मॉडल के अंदर आपका जो ट्रांसफ़र होता है सिग्नल का, या न्यूरो इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं विद द हेल्प ऑफ किसके होते हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्सॉन्स होते हैं, या विद द हेल्प ऑफ सिनेप्टिक लिंक्स होते हैं। तो उन सिनेप्टिक लिंक्स पर भी स्पूफिंग हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ नॉन लीनियर बायसिंग। अब नॉन लीनियर बायसिंग का मतलब हो गया कि आपका जो वेट्स असाइनमेंट होता है किसी भी लिंक पर, मतलब इसको प्रायोरिटी देने की जो जैसे कहते हैं एल्गोरिथम्स होती हैं जो किसी लिंक को प्रायोरिटी देती हैं, उनमें बायसिंग हो सकती है। इस पर भी आपको बराबर वर्क करना पड़ेगा नॉन लीनियर बायसिंग की संभावना को कम करने के लिए। कोई चीज़ लीनियर जब होती है तो वो उस चीज़ को कैसे कहते हैं, उस चीज़ को अल्टर करना, उस चीज़ को से कहते हैं कि हम डिसरप्ट करना थोड़ा सा आसान होता है। जब नॉन लीनियर चीज़ बन जाती है तब उसको मुश्किल तो होती है उसको इंटरफेयर करना, उसमें इंटरप्ट करना, लेकिन उसकी डिकोडिंग भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा होती है। ठीक है, इसलिए नॉन लीनियर बायसिंग, जैसे कि आपको सिग्नल्स के केस में नॉइसिंग की बात होती है, तो आप सब जानते हैं कि नॉइसिंग में सबसे खतरनाक जो होती है वो होती है अपीरियोडिक नॉइस। क्यों अपीरियोडिक नॉइस होती है? क्योंकि उसका बिहेवियर जो होता है वो स्टोकेस्टिक होता है। स्टोकेस्टिक मतलब रैंडम होता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ रैंडम होगी दैट माइट बी नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर बायसिंग को भी हमें ध्यान में रखना है। साथ साथ में थ्रेशोल्डिंग फंक्शंस कैन बी अल्टर्ड। थ्रेशोल्डिंग फंक्शंस जिसके आधार पे जो सिग्नल जो है वो एक्टिवेट होता है या नेक्स्ट न्यूरॉन पे नेक्स्ट न्यूरॉन को फायर करता है, वो भी हमें उस थ्रेशोल्डिंग फंक्शन पर भी हैकिंग की जा सकती है। नेक्स्ट है बग इन द एरर करेक्शन ग्रेडियंट डिसेंट मेथोडोलॉजी। ग्रेडियंट डिसेंट मेथोडोलॉजी आप सभी लोग जानते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट मेथोडोलॉजी जो है एरर डिटेक्शन की एक टेक्निक है। तो इस एरर करेक्शन डिटेक्शन टेक्निक्स पर भी बग इम्प्लांट किए जा सकते हैं, जस्ट लाइक एज दैट ऑफ जिसके हमारा लीनियर ट्रांसमिशन या डेटा ट्रांसमिशन आज के दौर में हो रहा है। और कौन कौन से पॉइंट है जिस पर कि ध्यान दे सकता है, वो है एप्लीकेशन ऑफ नॉन लीनियर स्टोकेस्टिक और रैंडम प्रोसेस। जो नॉन लीनियर या रैंडम प्रोसेस होते हैं उनमें नॉन लीनियरिटी को इन्फोर्स करना। नॉन लीनियरिटी मतलब अगर हम बेसिक इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग की बात करें तो नॉन लीनियरिटी बेसिकली एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक होती है। तो जो भी एक्सपोनेंशियल आपका प्रोपोगेशन होता है या लॉगरिथमिक प्रोपोगेशन होता है, हाइपरबोलिक फंक्शंस का प्रोपोगेशन होता है, ये सारे प्रोपोगेशन जो है नॉन लीनियर प्रोपोगेशंस में आते हैं। अगर कोई भी वेवफॉर्म इसको फॉलो करती है तो उसको इंक्रिप्ट करना, उसको डिक्रिप्ट करना वाकई बहुत मुश्किल है, उसमें नॉइस डालना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको नॉइसलेस फॉर्म में रिकवर करना भी उतना ही मुश्किल है।
तो उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी से डालें जिससे कि रिकवर कर पाएँ। बहुत कम कॉम्प्लेक्सिटी होगी तब भी मुश्किल है, क्योंकि डिक्रिप्शन में ईजी हो जाएगा वो। नेक्स्ट इज प्लांटिंग अ बग इन रिकॉग्निशन एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। जैसे कि हमारा डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग या सिग्नल प्रोसेसिंग में फेस होता है ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन का या पैटर्न रिकॉग्निशन का, जिसमें कि हम पैटर्न को प्रीवियस ह्यूरिस्टिक एप्लीकेशन या ह्यूरिस्टिक अप्रोच को यूज़ करके, पुराने डिसीजन बेस्ड अप्रोच को यूज़ करके हम नई चीज़ के आर्किटेक्चर के बारे में पता लगाते हैं। तो उसमें भी एक बग डाला जा सकता है, जैसे कि एसोसिएटिव मेमोरीज होती हैं। एसोसिएटिव मेमोरीज में क्या होता है कि हम प्रीवियस जो हमारी मेमोरीज हैं, मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर है सर्किल है, तो एक नया इंजन सर्किल को सर्किल कैसे पहचानेगा कि पुराने उसके मैथोलॉजी से वो मैच करेगा। जैसे आप भी अपने ब्रेन में मैचिंग करते हैं कैसे, जैसे कि स्क्वायर आपके सामने आ गया तो आपके दिमाग में स्क्वायर की डेफिनेशन फीड है या उसका स्ट्रक्चर फीड है, उसके हिसाब से उसको मैप करके आप क्या करते हैं, रिपीट लाते हैं, इसका स्ट्रक्चर जो है स्क्वायर की तरह लग रहा है। तो जो रिकॉग्निशन और क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं उसमें बग डाला सकता है। अब रिकॉग्निशन और क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। जैसे होता है फर्स्ट फेज इज ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स क्या करते हैं, मेज़र करते हैं रॉ डेटा को जो आता है एनवायरनमेंट से उसको कोड करते हैं। तो ट्रांसड्यूसर्स पे इम्प्लीमेंटेशन या बग प्लांटिंग हो सकती है। फीचर एक्सट्रैक्टर पर नेक्स्ट फेज, फीचर एक्सट्रैक्टर पर भी बग प्लांटिंग हो सकती है। जो फीचर से करता क्या है, हैंडलिंग डेटा पैटर्न स्पेस, डेटा पैटर्न स्पेस को हैंडल करता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये चीज़ या मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स ये चीज़ जानते होंगे। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इज क्लासीफायर। पहला ट्रांसड्यूसर्स पे बग इम्प्लांट हो सकता है, दूसरा फीचर एक्सट्रैक्टर पे हो सकता है, एंड थर्ड इज क्लासीफायर पे हो सकता है। क्लासीफायर क्या करता है, अब जब आपका पैटर्न या डेटा पैटर्न आइडेंटिफाई हो चुका है तो उसको एक से क्लास में हम डाइवर्सिफाई कर देंगे। जैसे कि मैंगो है, मैंगो को फ्रूट क्लास में रखना है, या इसी तरह की हम सिमिलर चीज़ों को क्लासीफायर जो है एक क्लास बना के रखता है। तो उस क्लासिफिकेशन या क्लासीफायर में भी बग इम्प्लांट हो सकता है। और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, इससे पहले मेथोडोलॉजीज़, ऐसी मेथोडोलॉजीज़ जो इससे पहले भी इम्प्लीमेंट की गई है न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर को इन्फोर्स करने के लिए, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे कॉमन मेथोडोलॉजी जो है वो इन्वर्टेड पेंडुलम अप्रोच है या इन्वर्टेड पेंडुलम न्यूरो कंट्रोलर्स। इन्वर्टेड पेंडुलम न्यूरो कंट्रोलर्स एक तरीके की बैलेंसिंग प्रॉब्लम होती है। पेंडुलम की बैलेंसिंग किस फॉर्म में, न्यूरो कंट्रोलर्स के फॉर्म में। न्यूरो कंट्रोलर्स के थ्रू, जैसे कि माइंड कंट्रोलिंग के थ्रू या इलेक्ट्रो न्यूरल सिग्नल्स के थ्रू बैलेंसिंग ऑफ द पेंडुलम को इन्वर्टेड पेंडुलम न्यूरो कंट्रोलर अप्रोच का नाम दिया गया है। इसको एक चीज़ और भी कहते हैं, आप लोग देख सकते हैं, और ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जो हैं इसको फर्दर सर्च करिएगा। इसको ब्राउन स्टिक बैलेंसिंग भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रूम स्टिक बैलेंसिंग। तो ब्रूम स्टिक बैलेंसिंग के बारे में भी थोड़ा सा पढ़िएगा आप। इससे पहले भी कोशिश हो चुकी हैं, लेकिन एक कैसे कह सकते हैं प्रिलिमिनरी फेज में हुई थी। तो ये प्रिलिमिनरी फेज कौन से थे, इन्वर्टेड पेंडुलम न्यूरो कंट्रोलर्स थे। सेकंड था जो न्यूरो या ऐसे कहते हैं इलेक्ट्रो न्यूरो सिग्नल्स का प्रोपोगेशन जो हुआ था, वो किन काम के लिए हुआ था, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए भी हो चुका है। इसके बारे में भी आप पढ़िएगा, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम न्यूरो कंट्रोलर्स। नेक्स्ट और सी प्रीवियस मेथोडोलॉजीज पे काम हो चुका है, वो है अप्रोचिंग कंट्रोल या डिसीजन सरफेस। तो डिसीजन सरफेस को बनाना, इसे कैसे, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ऑप्टिमम डिसीजन पे आना, अप्रोचिंग द ऑप्टिमम डिसीजन थ्रू द डिसीजन कंट्रोल इंटरफेस। ये भी, इस पर भी न्यूरल इलेक्ट्रो न्यूरल सिग्नलिंग पे काम हो चुका है। तो ये भी प्रीवियस मेथोडोलॉजीज हैं, इन पर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर काम हो चुका है, और इन्हीं से मिलकर एक बड़ी चीज़ बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट है एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ इंट्रोपी एंड म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन। अभी तक आपने इंट्रोपी का पढ़ा था। इंट्रोपी क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का या इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग में इंट्रोपी का यूज़ होता है। ठीक है। तो मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्फॉर्मेशन इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ इंट्रोपी। तो इस इंट्रोपी या म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन का प्रोपोगेशन इलेक्ट्रो न्यूरल सिग्नल्स से जब हुआ था, तो ये एक कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो पहले किए गए थे। आप इनको पढ़िएगा, और इनको पढ़ने के बाद आप जो है इस निष्कर्ष पे पहुँचेंगे कि आपको यही सारे पॉइंट्स दिखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स के चलते जो हैं ये एक लिमिट तक रह गए, इसके आगे ये नहीं बढ़ पाए। तो ये कहना कि न्यूरोलिंक या न्यूरो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आने के बाद हम 100% सेफ हो जाएंगे या हमारा डिजिटल ट्रांसमिशन 100% सेफ हो जाएगा, ये अभी आज के सिनेरियो में पूर्णतः सत्य नहीं है। ठीक है। तो कहने का मतलब आपका यहाँ पे ये है कि इस
न्यूरल कम्युनिकेशन में या न्यूरल नेटवर्क प्रोपोगेशन में भी कुछ खामियां रह जाएंगी, कुछ बग्स इम्प्लांटेशन स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंटेबल हो सकती हैं, तो इन पर भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो कन्वर्सेशन था, वो जो हमारे और आपके बीच हमने इसलिए इम्पोर्टेंट समझा कि आपके सामने डिस्कस कर लें, क्योंकि बहुत सी क्वेश्चंस मेरे पास मान चलिए कि इस समय 150-200 क्वेश्चंस लगातार पिछले हफ्ते से मेरे पास आ रहे थे कि सर इसके बारे में क्लासिफाई आप करिए कि क्या न्यूरल या न्यूरल चिप्स आने के बाद या न्यूरालिंक जैसा एक नेटवर्क आने के बाद हमारे पास 100% सेफ्टी का ऑप्शन रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मैंने सोचा इस पर क्लैरिफिकेशन दे दूं। मैंने कई सोर्सेस से, हमारे फील्ड सोर्सेस से, हमारे इंजीनियर्स की टीम से और इस तरह से करके मैंने कुछ डेटा इकट्ठा किया है, कुछ अपने स्टडी से, कुछ अपने रिसर्च से, और आपके सामने इस चीज़ को शेयर किया है। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग के अंदर बहुत सी इस तरह की एक नई सोच डेवलप कर रही है, और मैं ये 100% कहता हूँ कि सोच आज की नहीं, बहुत पहले से थी, बस किसी ने प्रवोक नहीं किया इस चीज़ को प्रवोक नहीं किया गया। रीज़न कई हो सकते हैं, क्योंकि एक हर इंसान के अंदर एक चीज़ होती है कि जब बच्चा पढ़ता है तो पढ़ने के बाद उसके अंदर एक मेंटालिटी होती है कि अब मुझे अर्निंग करनी है, तो वो अर्निंग के फेज़ में आते आते वो क्या करता है, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी उसकी ख़त्म हो जाती है। फॉरेन कंट्रीज़ में इस तरह से चीज़ें नहीं चलती जैसे कि इंडिया में चलती हैं। तो अब हम एज अ स्कैप रोबोटिक्स सेंटर हम इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए 2012 से प्रयासरत हैं, कोशिश करते हैं। कई थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को हम इसमें रिसर्च की मेंटालिटी को पुनर्जागृत कर चुके हैं, और अब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आए हैं पिछले 5-6 मंथ से, और जागृत कर रहे हैं। और हमारी मुहिम से ज़्यादा जुड़िए, क्योंकि हम आज भी डिपेंडेंट हैं बाहर की टेक्निक्स पर, चाहे डिफेंस मशीनरी हो, चाहे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो, बायोटेक्नोलॉजी हो। हम बाहर के रिसर्च पेपर्स पर, बाहर के कंटेंट पे डिपेंडेंट हैं अपने स्वदेशी कुछ बनाने के लिए। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत से खिलौनों का एग्जांपल है। यहाँ पे टॉय मार्केट, अब हमारे प्रधानमंत्री जी इस पर एम्फेसिस कर रहे हैं, वो भी कितना एम्फेसिस हो पाता है ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। नई एकेडमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे हो पाती है ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो लेकिन इसमें हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, शायद हमारे प्रयासों से कभी कुछ न कुछ प्रकाश आए। तो इस कोशिश के जरिए स्कैप रोबोटिक्स आपके साथ हमेशा एडवांस टेक्निकल स्ट्रेटजी एंड ट्रेंड्स में कोऑपरेट करेगा, हमेशा सहयोगी बना रहेगा, बशर्ते हमें आप चैनल दें, हमें आप एक रास्ता दें, हमें अपने अंदर इंट्रोड्यूस कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को प्रोपोगेट करें। इसी मैसेज के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं अभिनव श्रीवास्तव, स्कैप रोबोटिक्स सेंटर का ओनर, एमटेक रोबोटिक्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।